कोटद्वार के बसड़ा मोटर मार्ग पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में सीएम धामी के दौरे का विरोध, काले झंडे दिखाकर विरोध करने वालों की पुलिस से झड़प, कई लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में मार्च में होगा बजट सत्र, सरकार ने गांडसाड़ में सत्र कराने की शुरू की तैयारी। कैबिनेट की मुहर के बाद केंद्र को भेजा जाएगा राहत पैकेज का प्रस्ताव, 10 अप्रैल को होगी बैठक। उत्तराखंड के कुमाऊं मंदिर में भी हो सकती है G20 की बैठक, 2 शहरों के नाम पर चल रहा विचार। सोमवार को बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ, प्रदेश भर में खिली चटक धूप, ठंड से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और सीधे आपको चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे अल्पसंख्यक आयोग के भाई मजहर नईम जी, कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक जी, आईजी नीलेश आनंद भड़ने जी, जिलाधिकारी श्री धीरज गर्ब्याल जी, एसएसपी श्री पंकज भट्ट जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री रंजन बरगली जी और भट्ट जी, हमारे आनंद भाई एवं यहाँ पर उपस्थित सभी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, भाई राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती बेला तोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई हेमंत द्विवेदी जी, भाई प्रकाश रावत जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री साकेत अग्रवाल जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे अल्पसंख्यक आयोग के भाई मजहर नईम जी, कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक जी, आईजी नीलेश आनंद भड़ने जी, जिलाधिकारी श्री धीरज गर्ब्याल जी, एसएसपी श्री पंकज भट्ट जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री रंजन बरगली जी और भट्ट जी, हमारे आनंद भाई एवं यहाँ पर उपस्थित सभी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज बड़ा शुभ अवसर है कि जिसकी कल्पना पूरे देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ लेने के बाद, मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया, तब से लगातार एक कार्यक्रम देश के अंदर चलाया गया, नमामि गंगे। और उस नमामि गंगे में जो कल्पना की गई थी कि जहां गंगा और गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, उन सभी को स्वच्छ रखा जाए, उन सभी को निर्मल रखा जाए, और जो होने वाला सीवर के रूप में, अन्य रूपों में जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, यहाँ गोला नदी के माध्यम से, इधर कोसी नदी के माध्यम से,
उधर हमारी नंदौर में, आगे हम जाएंगे तो शारदा में, और देहरादून के आसपास की जितनी नदियां हैं वो सब आकर कहीं ना कहीं गंगा जी में मिलती है। उन सबको स्वच्छ किया जाए। और इसके पीछे हेतु था कि निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, और जितनी भी नदियां हमारी, जितनी भी नहरें, सब स्वच्छ हों और सारे शहर भी हमारे स्वच्छ हों। आज इस कड़ी में हल्द्वानी के समस्त नागरिकों एवं नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण की मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से ये प्लांट यहां पर चालू हो गया। हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 28 एमएलडी क्षमता का यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता की दृष्टि से मैं कहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र का प्रमुख शहर, और हल्द्वानी एक तरह से पूरे पहाड़ को जाने वाला हमारा द्वार का अब तक का ये सबसे बड़ा प्लांट है। भाइयों बहनों, नगरीय क्षेत्रों में घरेलू सीवर के खुले में बहने के कारण से इसका जो जमीन के अंदर का पानी है, उस पानी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण दूषित पर्यावरण के जितने भी मापदंड हैं उसमें तेजी से वृद्धि होती है। वो तेजी से बढ़ता है, किसी न किसी रूप में, साइकिल के रूप में। उस सब का प्रभाव आम जन सामान्य पर पड़ता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। जैसा भाई डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी ने यहां से बताया कि केंद्र सरकार की जो अमृत योजना है, उसके अंतर्गत इस प्लांट के लोकार्पण से जितने प्रकार के भी प्रभाव, खराब प्रभाव जो पड़ने वाले हैं, उन सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे होने वाली, उन सभी समस्याओं का इससे निवारण होगा। और इसके द्वारा जो खुले में प्रभावित हो रहे जो सीवर है, उसका शोधन कर इसे पुनः उपयोग के अनुकूल बनाया जाएगा एवं सीवेज शोधन संयंत्रों से प्राप्त होने वाले जो जैविक खाद्य को स्थानीय किसानों द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकेगा। अभी हम लोग जब इसका ऊपर से अवलोकन कर रहे थे, जब देख रहे थे, तो इसमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट के प्लांट लगे हुए हैं और अंत में सारी गंदगी को अलग अलग करते हुए यहाँ पर बैक्टीरिया भी है, अन्य प्रकार का शोधन यंत्र भी लगाए गए हैं। और हल्द्वानी से इससे तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्द्वानी को बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। आपको बता दें कि सीएम के दौरे से पहले कांग्रेस ने वहां पर जमकर प्रदर्शन भी किया था। सपा सहित अन्य दलों ने इसका विरोध किया था। काले झंडे, गुब्बारे दिखाकर आए भनपुरपुरा क्षेत्र में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया था। प्रदर्शनकारी सीएम वापस के लगा रहे थे नारे। हालांकि सीएम का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, सीएम के दौरे से पहले कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया था। सपा सहित अन्य दलों ने किया था इसका विरोध। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। प्रदर्शनकारी सीएम वापस के लगा रहे थे नारे। प्रदर्शनकारी सीएम वापस के लगा रहे थे नारे। फिलहाल मुख्यमंत्री का यह दौरा सकुशल संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने यहां पर जनसभा को भी संबोधित किया, जो हमने से पहले आपको तस्वीरें दिखाई। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आज। आपको बता दें कि शाम 3 बजे से ये बैठक होगी। देहरादून से खबर, चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आज शाम 3 बजे होगी बैठक। नगर निगम सभागार ऋषिकेश में बैठक गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक।
चारधाम यात्रा पर अप्रैल में होनी थी बैठक। धामी सरकार की रिकॉर्ड यात्रा कराने की तैयारी। चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आज शाम 3 बजे से ये बैठक होगी। सरकार चाहती है कि चारधाम यात्रा ठीक तरीके से संपन्न हो, उसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में लगी हुई है। शाम 3 बजे से होगी बैठक। चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक शाम 3 बजे से होगी बैठक। नगर निगम सभागार ऋषिकेश में होगी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है चारधाम यात्रा को लेकर, जिस तरीके से आज एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि चारधाम यात्रा को सही तरीके से संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है। हर बार सरकार इसको लेकर तैयारियां करती है, बैठक की जाती है। ये बैठक किस तरीके से खास है, जानना चाहेंगे। बिल्कुल यशी, देखिए मैं बता दूं कि चारधाम यात्रा को लेकर के खास तौर से चाहे बद्रीनाथ की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट की तिथि जो है वो निर्धारित कर दी गई है। और एक बार अपने दर्शकों को दोबारा बता दें कि यानी कि 22 अप्रैल को जो है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं और उसके साथ साथ जो है केदारनाथ के कपाट 26 अप्रैल को खुलेंगे और इसके बाद जो है बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ साथ देखिए सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है क्योंकि सरकार का दावा है कि जो पिछली बार यात्रा हुई थी उससे ज्यादा बेहतर बड़ी संख्या में सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने का लक्ष्य जो है वो धामी सरकार ने इस बार जो है वो दिखाया है। क्योंकि इसी को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक जो है खासतौर से चारधाम की यात्रा को लेकर के जो गढ़वाल आयुक्त है सुशील कुमार, वो उनकी अध्यक्षता में जो है ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम किस तरीके की यात्रा जो है बेहतर की जाएगी, सुरक्षित और सुगम यात्रा का जो लक्ष्य धामी सरकार ने लिया है उसको किस तरीके से कराया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर के आज ठीक 3 बजे जो है जैसे मैंने बताया कि गढ़वाल आयुक्त जो है सुशील कुमार, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। तमाम आला अधिकारी जो है इसमें मौजूद होंगे, चाहे रोड से कनेक्टेड बीआरओ की टीम की बात करें तो या जो मंदिर समिति के लोग हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और साथ ही किस तरीके से बेहतर यात्रा कराई जाए इस बार, किस तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा यात्री आए जो चारधाम के लिए यात्रा कराए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आज जो निगाह है वो खास तौर से चारधाम की यात्रा को लेकर के बनी हुई है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि और दूसरी बात ये भी है कि जो बद्रीनाथ का जो यात्रा है, खासतौर से जो बद्रीनाथ के कपाट जब खुलेंगे तो कहीं ना कहीं जो जोशीमठ का मुख्य मार्ग है वहीं से होकर के बद्रीनाथ जाना होता है। तो जोशीमठ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार भू धसाव की स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है, तो उसको लेकर के भी चर्चा इस पे होगी क्योंकि हेलन बाईपास वहां पर बन रहा था जो बद्रीनाथ को कनेक्ट करता था, जोशीमठ बाईपास बन रहा था। उसका भी कार्य जो है फिलहाल अभी रोका गया है क्योंकि जब तक जो लगातार जिस तरीके से भूधसाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के गहन चिंतन मंथन जो है वो सरकार भी कर रही है और तमाम जो भूवैज्ञानिक है वो भी इस पे निगाह बनाए हुए हैं। तो अभी फिलहाल देखिए अब किस तरीके की यात्रा सुरक्षित करानी है और सुगम करानी है, ये धामी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है वो प्रदेश के अंदर आए क्योंकि यात्रा बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कहा जा सकता है कि चारधाम की यात्रा इस उत्तराखंड की देवभूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ की जो आजीविका है, जो पहाड़ी लोग हैं उनका व्यवसाय जो है वो चारधाम यात्रा के ऊपर खासतौर से टिका रहता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा भी है और एक बड़ा अच्छा लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं टास्क जो है वो धामी सरकार के लिए बना है कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को जो है चारधाम के लिए जो है यहाँ पर देवभूमि में आमंत्रित किया जाए और उनको सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव जो है उन लोगों को हो। तो चारधाम की यात्रा के लिए अब कम ही दिन जो है वो शेष रह चुके हैं। लगभग अगर बात करें तो 90 दिन का वक्त जो है लगभग रह गया है क्योंकि अप्रैल से जैसे मैंने बताया यशी आपको कि चारों धामों की जो तिथि है वो निर्धारित कर दी गई है और तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो खासतौर से की गई है क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें क्योंकि अभी हालांकि इस समय चारों धामों में जो है बर्फबारी से चारों धाम जो है वो कहीं ना कहीं पैक है। तो अभी यात्रा जब शुरू होगी कब तक बर्फ की क्या स्थिति रहेगी, किस तरीके से श्रद्धालुओं को लाया जाएगा, क्या क्या सुख सुविधाएं जो है उनको दी जा सकती है सरकार की तरफ, तो
सरकार की तरफ से। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनको लेकर के आज जो है गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में जो है ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज ऋषिकेश में की जाएगी। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जोशीमठ में जो धसाव हो रहा है और जिस तरीके से दरारें आ रही हैं, तमाम चीजें हैं, तो ऐसे में वो रास्ता कैसे ठीक होगा, क्योंकि बद्रीनाथ जाने के लिए कहते हैं कि जोशीमठ से होकर जाना पड़ता है, तो ऐसे में वो भी एक सरकार के सामने चुनौती है बड़ी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कि देखिए सरकार अगर ये इन चीजों पे काम कर रही है तो बहुत पहलू पे एक अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि समय अब शेष रह चुका है, कम समय रह गया है धामी सरकार के सामने। और सरकार का जिस तरीके से हमने देखा है कि काफी लंबे समय बाद जो है अभी लास्ट टाइम जो यात्रा हुई थी, बड़ी ताबड़तोड़ संख्या में जो है श्रद्धालु देश विदेश से जो है इस चार धाम यात्रा में आए थे, और यही लक्ष्य दोबारा लेकर के जो है धामी सरकार चल रही है। क्योंकि उससे पहले बड़ा नुकसान जो है चार धाम यात्रा ना होने की वजह से, श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की वजह से बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को हुआ था। उससे पहले कोरोना महामारी के चलते जो है बड़ा नुकसान प्रदेश को देखना पड़ा। और लेकिन अब देखिए एक पिछली बार अगर देखें तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए थे, तो इस बार जो टारगेट है वो भी धामी सरकार ने बनाया है, फिक्स किया है कि इस बार जो है संख्या उससे ज्यादा बेहतर और बड़ी होनी चाहिए। और यात्रा में किसी भी तरीके की ढिलाई जो है, जो वहाँ के अधिकारी है, जिलाधिकारी है या तमाम अधिकारियों को जिन लोगों की ड्यूटी इस पे लगेगी चार धाम यात्रा को बेहतर करने के लिए, तो उनको कतई भी कोई भी कोताही जो है वो इस काम को लेकर के ना हो। और दूसरी बात यही है कि यशी देखिए, जैसे मैंने अभी आपने भी जिक्र किया कि जोशीमठ में लगातार भूधसाव की स्थिति है, तो सरकार उस पर तमाम चीजों को लेकर के अध्ययन कर रही है। लेकिन सरकार का दावा है कि यात्रा जो है जोशीमठ के रास्ते से ही होगी, जो चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी दिक्कत जो है वहां पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। और बाकी और चीजों को लेकर के भी लगातार जैसे भूवैज्ञानिक जो है वो अपनी सर्च कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति, अगर वहां पर कोई ऐसी दिक्कत वाली या परेशानी वाली अगर बनती है, तो हो सकता है कि यात्रा के लिए कुछ और भी सरकार ने अपना रोड मैप जो है वो बनाया हुआ है। और उसी चीजों को लेकर के आज जो है एक महत्वपूर्ण बैठक, जैसे मैंने आपको बताया कि गढ़वाल आयुक्त जो है वो करने जा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी सहित तमाम पुरोहित जो है इस बैठक में मौजूद होंगे। क्या रोड कनेक्टिविटी होगी, क्या दूर संचार केंद्र से लेकर तमाम बिजली, पानी, पेयजल की जो व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए, वो किस तरीके की होगी, ये बिल्कुल देखना होगा राजेश जी कि क्या कुछ इस बैठक में होता है और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। बहुत अहम है ये बैठक, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए भी। चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक है आज। इस बैठक में ये साफ होगा कि किस तरीके से सरकार तैयारियां कराएगी यहाँ पर। स्वागत है और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य में भर्ती परीक्षा में धांधली पर की प्रेस वार्ता। राज्य में सरकार को फिलहाल कोई भर्ती परीक्षा नहीं करानी चाहिए। पटवारी समेत अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली गंभीर है। आरोपियों को जमानत मिलने को लेकर किया तंज। जमानत मिलना सरकार की कमजोर पैरवी का नतीजा। राज्य में हुए भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवाल यहां पर सरकार पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में हुई भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम अहम बिंदु यहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा करण माहरा द्वारा रखे गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। आपको बता दें कि हल्द्वानी बनपुलपुरा मामले में सुनवाई। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज होगी सुनवाई। 44,000 से ज्यादा परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। रेलवे और सरकार से परिवारों को विस्थापित करने की मांग की जा रही। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। हल्द्वानी बनपुलपुरा मामले में सुनवाई। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि ये काफी अहम सुनवाई है, क्योंकि इससे 44,000 घर जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कोच का क्या फैसला होता है, ये काफी अहम हो जाता है। जोआना, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, इसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 2 मई को ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
हल्द्वानी बनफूलपुरा मामले में होगी सुनवाई। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और लोगों को वहां रहने की इजाजत दी थी। साथ ही साथ सरकार से भी कहा था कि उनके विस्थापन के लिए कोई जगह जो है वो नियुक्त की जाए। हल्द्वानी बनफूलपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, उस पर पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे क्या अपना प्रतिक्रिया देती। फिलहाल सरकार से जवाब मांगा गया था, सरकार द्वारा क्या जवाब दिया जाता है वो भी देखना होगा। रेलवे और सरकार से उनके पुनः विस्थापित की बात जो है वो कही गई थी। फिलहाल सरकार इस पर क्या जवाब देती है ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि करीब 40,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि फिलहाल उन लोगों को राहत दी थी और इस पर 2 मई को फैसला आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं जैसे कि अभी 11:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है हल्द्वानी में जो लगातार अतिक्रमण जो है रेलवे की जमीन को लेकर के जो रेलवे का दावा है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो आज 7 फरवरी को होनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के खासतौर से एक डिसीजन दिया है, यानी कि अगली सुनवाई जो है वो 2 मई को जो है वो अगली सुनवाई होगी। और अगली सुनवाई में खास तौर से रेलवे और साथ ही जो सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो लोग वहां पर लगभग जो 40 से 45 हजार लोगों की संख्या लगभग होगी वहां पर, जो जिन लोगों को विस्थापित करना है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार की रहेगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगली सुनवाई 2 मई की लगाई है। और क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता जो है, हल्द्वानी की खासतौर से जिस जनता है उसको एक बार दोबारा राहत मिली है। फिलहाल इस पे कोई डिसीजन क्या निकल के आएगा ये बहरहाल देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है इसको लेकर के जो है अतिक्रमण हटाने को लेकर के खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। देखिए लगातार इसका विरोध भी जो है वो लगातार वहां पर बना हुआ था। पिछले महीने भी लगातार जो है वहां पर देखने को मिला था कि बड़ी संख्या में जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो सरकार से लगातार इस बात की ही गुहार लगा रहे थे कि आखिरकार वो इतनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग बच्चे जो है वो जाए तो जाए कहाँ। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम जो है सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित की थी जो 7 फरवरी थी। और 7 फरवरी के बाद आज जब 11:30 बजे इसको लेकर के जो खासतौर से रेलवे के अतिक्रमण को हटाने को लेकर के जो चर्चा हुई, तो उसमें अगली सुनवाई जो है वो 2 मई की लगाई गई है। और उसमें खासतौर से सरकार के साथ साथ रेलवे से भी ये पूछा गया है कि जो अतिक्रमण इतने लंबे समय से वहां पर हुआ और उसके क्या कारण रहे, क्यों ये अतिक्रमण वहां पर इतने लंबे समय से किया गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही वाली बात है। और उसके साथ साथ देखिए सरकार से ये भी बात की गई कि जो है उन लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां से बेघर होंगे, तो उन लोगों को कहाँ पर सरकार विस्थापित करेगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अब नया डिसीजन जो है, जो सुनवाई जो है वो खासतौर से 2 मई को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या सुप्रीम फैसला आएगा ये बहरहाल देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो हल्द्वानी की जनता को जरूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। और 2 मई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है, साथ ही साथ रेलवे से भी जवाब मांगा है कि आखिर इतना लंबे समय से यह अतिक्रमण कैसे वहां पर था। पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से चल गया। शहर की श्रीनगर रोड पर आ रहे विद्युत पोल से भरा ट्रक बस अड्डे के पास पलट गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। भारी मुश्किल के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया। नगर से ये बिजली के पोल थे, इनको ले गया था और बुबा खाल जा रहा था। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें से क्या थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। अब गाड़ी वाले का हमने चालान कर दिया, उसकी आरती कब्जे में दी गई है। नहीं, ऐसी घटना कुछ नहीं हो पाई है। वो थोड़ा ये था कि थोड़ा चढ़ाई थी वहाँ पर, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ड्राइवर से।
और एक ये बिजली के पोलों से भरा हुआ एक लोडेड ट्रक मोड़ पे अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से इस पर लगे सारे पोल जो है एक एक करके सारे रोड पे आके गिरने लगे और ट्रक का अगला टायर आगे से ट्रक जो है खड़ा हो गया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इसमें बच गई और काफ़ी लोग थे यहाँ पर, भीड़ भाड़ थी, लोग बाग खड़े हो रखे थे और स्वयं मैं यहाँ पर मोड़ पर दुकानदार हूँ, हम भी इस दुर्घटना में आज बाल बच गए। और इसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पर जो चौराहा है बस अड्डा बनने के बाद से लगातार ये रोड यहाँ पर दब रही है और इसकी वजह से हमारे भवनों पर भी दरारें पड़ रही है। बड़े में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।